Hey guys, what's up? Good morning everyone. Good morning. Very good morning to each and every one of you, and I wish you all a very happy New Year 2022. Yo, come on! I hope you guys have partied a lot last night. बहुत सारी पार्टी की होगी आप लोगों ने, लेकिन जो हमारी प्रथा है, जो हमारा परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है, उसको बरकरार रखते हुए, उसको मेंटेन करते हुए हम यहां पर फिर से आ गए हैं। आज सुबह 8 बजे 1 जनवरी 2022 8 AM नीशु भैया इज हियर। और आज एक कमाल की चीज होने वाली है कि आज आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म होने वाला है। फाइनली द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन इज गोइंग टू गेट ओवर। एंड आज आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग दिन भी है क्योंकि इट्स न्यू ईयर, राइट? सो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहां पर जितने भी लोग नए हैं, सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूं। दिस इज मी. I'm a chartered accountant by qualification and an educator by passion. I teach business, mathematics, logical reasoning and statistics to CA Foundation students. ये मेरा शेड्यूल है। मैं रोज सुबह 8 बजे अनअकैडमी CA Foundation Pro YouTube चैनल पर लाइव आता हूं। मैं थर्सडेज, फ्राइडेज, सैटरडेज को शाम को 4:15 से 6:15 अनअकैडमी प्लस के लक्ष्य 1.0 बैच में भी लाइव आता हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने दिन भर के सभी सेशंस के लिंक्स शेयर कर देता हूं, तो अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आप लोग और ज्यादा डेडिकेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए होंगे, आप लोगों को अगर पुरानी यूट्यूब वाली ही क्लासेस देखनी है तो आप लोग वर्चुअल लाइब्रेरी से देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का एक लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर जब आप लोग जाएंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग एजुकेटर्स के टैब्स दिखाई देंगे। वहां पर आप सीए फाउंडेशन मैथ्स निशांत कुमार मे 22 वाले टैब पर जाइएगा और वहां पर शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो स्पेशल क्लासेस पे हो, वो सारे के सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे। नए साले में तो मेरे अंदर थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, सो बाकी अगर आप लोग और ज्यादा डेडिकेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तुम चलोगे नहीं क्या आज? हाँ, चल रहे हो। तो आपको मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और आपको आइकॉनिक में प्लस के सभी बेनिफिट्स के साथ साथ मिलती है पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस एज वेल। नाउ बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो कि यहां पर मेंशन नहीं है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एवरी संडे आई कंडक्ट टेस्ट, आपके डाउट सॉल्व होते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं। एक रेस्ट्रिक्टेड टेलीग्राम चैनल है जिसपे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ऐड किया जाता है जिन्होंने बाहुबली टीम के किसी भी एजुकेटर का कोड यूज किया हुआ। सो इफ यू यूज माय कोड यू विल बी ग्रांटेड एक्सेस टू दैट ग्रुप। तो आप लोगों को एडिशनल 500 एमसीक्यूज की एक बुकलेट भी मिलती है। बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे डिस्कशन, बहुत ही इन डेप्थ स्टडी हम लोग अनअकैडमी प्लस में करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आप उनसे खुद पूछ सकते हैं कि प्लस इज नॉट जस्ट अनअकैडमी प्लस, इट्स अनअकैडमी मस्ट। वो तो आप लोगों के पास होना ही होना चाहिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन जब आप लोग एक बार ले लेते हो तो अंदर जितने भी बैचेस हैं वो सारे के सारे आप लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा टू एनी पर्टिकुलर एजुकेटर और फॉर एनी पर्टिकुलर बैच, राइट? So you get a lot of batches and आप सब्सक्रिप्शन या तो वेबसाइट के थ्रू ले सकते हो या तो आप ऐप के थ्रू भी ले सकते हो। ऐप में आपको डाउनलोड करनी होगी, उसके बाद आपको उसको इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपको यहां पर अपना गोल सेलेक्ट करना होगा, सीए फाउंडेशन, उसके अंदर प्लस, उसके बाद आपके सामने प्लस के प्राइसेस आ जाएंगे। यहां पर आप मेरा कोड यूज करेंगे निश10 तो आपको मिलेगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट। एंड सिमिलरली आइकॉनिक के प्राइसेस हैं, यहां पर भी आप मेरा कोड यूज करेंगे निश10 तो आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट। We also have combo plus and combo iconic subscriptions. combo subscription में आपको सीए फाउंडेशन के साथ साथ इंटरमीडिएट का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो एक ही प्राइस में आपको कॉम्बो, एक ही प्राइस में आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, राइट? सो ये कॉम्बो प्लस के प्राइसेस हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉम्बो प्लस आइकॉनिक दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे। ये कॉम्बो प्लस के प्राइसेस हैं, यहां आप मेरा कोड यूज करेंगे निश10 तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे हिसाब से कॉम्बो प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 2 years 24 months is the best subscription which you can take। इसमें 6 महीने के अंदर अंदर आपका सीए फाउंडेशन भी हो जाता है और उसके बाद जितना भी टाइम बचता है उसमें अच्छे से आप सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर सकते हो, राइट? ओके, सो वी ऑल्सो हैव कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। उसके प्राइसेस ये हैं, यहां पर आप मेरा कोड यूज करोगे निश10 तो आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% डिस्काउंट। एवरी संडे वी हैव एन अकेडमी कॉम्बैट व्हिच इज अ गेमिफाइड क्विज कंपटीशन जिसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। इनवाइट कोड है ये, इसको आप यूज कर सकते हो और यहां पर ये जितनी भी चीजें हैं वो तो आप लोग पढ़ ही सकते हो। ऑलराइट, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अब हम लोग अपना आज का सेशन करेंगे स्टार्ट। और अब हम लोग चलते हैं आज के अपने आखिरी पड़ाव की तरफ, जो है क्वार्टाइल
डिविएशन। कैसा लग रहा है? हाउ यू गाइस फीलिंग? हाउ यू गाइस फीलिंग? कम ऑन यार, रोहित का बर्थडे है क्या आज? हैप्पी बर्थडे रोहित, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रोहित, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑलराइट, सिद्धार्थ पटनायक कह रहे हैं सर आई जस्ट कंप्लीटेड बैकलॉग्स ऑफ पेपर 3, so now I will join live, so excited, I'm also excited to have you in my class सिद्धार्थ पटनायक। मुझे जल्दी से आप लोग एक बात बता दीजिए, सारे के सारे इतनी जोर जोर से हंस क्यों रहे? मैं भी इतनी जोर जोर से हंसूंगा फिर। मैं भी बता रहा हूं, मैं भी ऐसे हंसने लग जाता हूं फिर। ठीक है, मेरे को जल्दी से बताओ, हाउ यू गाइस फीलिंग? सर नहीं है बर्थडे। अच्छा, रोहित पटेल कह रहे हैं सर नहीं है बर्थडे। चलो ठीक है, मैंने वापस ले लिया। ठीक है, मैंने अपने ऊपर ले लिया। मैं अपना बर्थडे कभी भी मान लेता हूं। कोई अगर मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाते हैं तो मैं मना नहीं करता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बस ट्रीट नहीं दूंगा मैं। जब ट्रीट देने की बात आती है ना, तब मैं कहता हूं कि नहीं है बर्थडे। ठीक है, बाकी तो तुम लोग मुझे गिफ्ट दो, ठीक है, मेरा बर्थडे है, ठीक है, आओ गिफ्ट दो। ठीक है, तो ऐसे मना नहीं करना चाहिए, राइट। और वैसे भी वर्चुअली कौन ट्रीट मांग लेगा? ठीक है, वर्चुअली बैठे हम लोग, सारे के सारे कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे रोहित, हैप्पी बर्थडे रोहित, हैप्पी बर्थडे रोहित, ले ले हैप्पी बर्थडे, मजे कर। ठीक है, फेमस हो गया तू, टेंशन नहीं। ठीक है, मेरा भी बर्थडे है। हीना परवीन, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। लेकिन अब मैं दोबारा गाना नहीं गाऊंगा, नहीं तो गाने ही चलते रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड सीरियसली विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे हीना परवीन, एंड मे गॉड ब्लेस यू। और आपको जो भी आप चाहें वो आपको सब कुछ मिल जाए। आई विश यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड अ ग्रेट ईयर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ। राइट, मैथमेटिकल माइंड सर हैव। अच्छा सर, आई एम न्यू। नेजुको यू आर न्यू, आई एम ऑल्सो न्यू। मैं अभी अभी पैदा होकर आ रहा हूँ, हॉस्पिटल से बस दौड़ते हुए चला आ रहा हूँ। आई जस्ट गॉट बॉर्न एंड नर्स ने मुझे गोदी में लिया। मैंने कहा मुझे मैथ्स पढ़ाना है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाके। तो नर्स ने कहा जा, और मैं दौड़ते दौड़ते बड़ा हो गया। वो जैसे पुरानी हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं ना, छोटा बच्चा दौड़ता है, दौड़ते 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 वो अमिताभ बच्चन या ऋतिक रोशन बन जाता है। ठीक है, वैसा ही हुआ मेरे साथ, राइट। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इतना बड़ा चैप्टर आज फाइनली हमारे पास खत्म होने के लिए आ रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके इस चैप्टर में दम है? क्या आप इस चैप्टर को आज कंप्लीट करने का बूता रखते हैं? और आप सारे के सारे कहेंगे हाँ हाँ हाँ, तो मैं कहूंगा ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। यू नो हाउ टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स, राइट। क्वार्टाइल डिविएशन के अंदर जाने की, घुसने की बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं है। जितना हम लोगों के लिए रेलेवेंट था उतना हम लोग अंदर घुस चुके हैं। अब क्वार्टाइल डिविएशन में और ज्यादा अंदर घुसने की बिल्कुल कौनो जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्वार्टाइल डिविएशन में बस आप लोग इतना याद रखो कि हाउ डू यू कैलकुलेट द क्वार्टाइल डिविएशन एंड हाउ डू यू कैलकुलेट द coefficient of quartile deviation. तो it's very simple. Quartile deviation आपका आता है Q3 minus Q1 upon 2. Now, you know how to calculate Q1, you know how to calculate Q3, and I always tell you, and I've always been telling you that measures of dispersion will not let you forget measures of central tendency. All right. So quartile deviation में आपके पास आ जाता है Q3 minus Q1 divided by 2, and the coefficient of quartile deviation में आपके पास आता है Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100. That's it. The concept of quartile deviation is absolutely over. And of course, इसकी एक दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी वही होगी कि कांस्टेंट ऑब्जर्वेशंस का क्वार्टाइल डिविएशन विल बी व्हाट? 0. कांस्टेंट ऑब्जर्वेशंस का क्वार्टाइल डिविएशन विल बी व्हाट? 0. ये बात मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी कि कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अगर सारे के सारे डेटा के, आपके डेटा के सारे ऑब्जर्वेशंस अगर कांस्टेंट होंगे तो उसमें कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन 0 होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि डिस्पर्जन है ही नहीं, स्कैटर्डनेस है ही नहीं, डेटा आपका एक ही है, एक ही सेंट्रल लोकेशन पर आकर रुका हुआ है। तो किस बात की स्कैटर्डनेस? और अगर स्कैटर्डनेस ही नहीं है तो स्कैटर्डनेस विल बी व्हाट? 0. ठीक है, तो रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस, रेंज विल बी 0. मीन डिविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस, मीन डिविएशन विल बी 0. Standard deviation is a measure of dispersion, measure of scatteredness, standard deviation will also be 0, and quartile deviation is also a measure of dispersion or measure of scatteredness, and since scatteredness is 0, quartile deviation will also be 0. I say the quest for the eternal question. Alright, बस बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने, ठीक है, ग्रेट। तो क्वार्टाइल डिविएशन का ये फॉर्मूला हो गया Q3 minus Q1 upon 2, एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला हो गया Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100. आई थिंक ये वाली बात आप सबको समझ में आ गई है। एंड नाउ वी कैन स्ट्रेट अवे मूव टू द questions. The quartiles of a variable are 45, 52 and 65 respectively. Its quartile deviation is, मतलब कुछ तो दे देते, ये क्या दिया है? ये क्वेश्चन के नाम पर कलंक है। ये मतलब सेकंड क्लास का बच्चा भी कर लेगा। अगर तुमने सेकंड क्लास के बच्चे को ये फॉर्मूला बताया और तुमने सेकंड क्लास के बच्चे को ये सब बता दिया, तो मैं सच बता रहा हूं सेकंड क्लास का बच्चा भी ये कर लेगा, और तुम तो सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, ठीक है। क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? Q3 minus Q1 upon 2.
क्वेश्चन ने क्या दे दिया है? क्वेश्चन ने आपको क्वार्टाइल्स दे दिए हैं। क्या आपको क्वेश्चन ने वेरिएबल की वैल्यूज दी है? नो, क्वेश्चन ने क्या कहा है? द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो क्वेश्चन हैज गिवन यू द क्वार्टाइल्स, मतलब दिस इज Q1। ओह, ये तो ब्लैक कलर सिलेक्टेड है। ब्लैक कलर सेलेक्ट करने से क्या होगा? ब्लैक के ऊपर ब्लैक थोड़ी होता है, ब्लैक के ऊपर व्हाइट होता है, व्हाइट के ऊपर ब्लैक, ब्लैक के ऊपर व्हाइट। Q1, Q2, Q3, इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। Q3 में से Q1 को माइनस करके डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। आंसर मेरा आ गया, ऑप्शन ए है ये, क्या क्या आप चेक करके बताओगे? ठीक है, तो ये हो गया, ऑप्शन ए इज माय आंसर, ऑप्शन ए 10। तो क्यू क्वार्टाइल डेविएशन इज सिंपली Q3 minus Q1 divided by 2. Q3 is 65, Q1 is 45. 65 minus 45 divided by 2, 20 divided by 2, 10. Simple. It's so simple. It's so simple. It's so simple. It's so simple, simple. All right. Following are the marks of 10 students: 56, 48, 65, 35, 42, 75, 82, 65, 55, 50. Find the quartile deviation and also its coefficient. All right. We don't mind at all. First of all, quartile निकालने के लिए what we'll have to do? सबसे पहले quartile निकालने के लिए हमें इस डेटा को ascending order में arrange करना होगा। तो आइए इस डेटा को सबसे पहले हम करते हैं ascending order में arrange। तो सबसे छोटा जो ऑब्जर्वेशन मुझे दिखाई दे रहा है वो है 35। क्या 35 से छोटी कोई ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दे रही है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। क्या आपको यहां 35 से छोटी कोई भी ऑब्जर्वेशन दिखाई? आई डोंट थिंक सो। ऑलराइट, 35 गया, फिर 42 गया, फिर 48 गया, उसके बाद 50 गया, फिर 55 गया, फिर 56, ऑलराइट, 60, 65, 75, 82, 65, 75, 82। आई होप ये वाली बात क्लियर है सबको? ठीक है, द लीस्ट द सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन वाज 35, उसके बाद 42, उसके बाद 48, उसके बाद 50, फिर 55, 56, 60, 65, 75, 82। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? एम आई राइट विद दिस? प्लीज मेरे को एक बार कंफर्म कर दो। आप लोगों ने भी असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही किया है ना? गर्वित कह रहे हैं 60, 65, 75, 82। मैंने क्या लिखा है? 60, 65, 75, 82। हाँ ठीक है, तो मेरे को एक बार सारे बता दो ये सब सही है ना? सुधांशु कह रहे हैं निश्चय। ऑलराइट, तो ये एकदम सही हो गया। अब अगर ये एकदम सही हो गया तो अब आपको क्या करना है? आपको Q3 और Q1 निकालना है। ठीक है, आपको Q1 और Q3 निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप रैंक ऑफ Q1 निकालोगे। रैंक ऑफ Q1 विल बी व्हाट? n plus 1 divided by 4. n plus 1 divided by 4. How many observations are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plus 1 divided by 4, 11 by 4. And what is it? 11 by 4. This comes to 2.75. 2.75. ठीक है ना? तो अभी Q1 क्या होगा आपका? The second observation plus 0.75 into third observation minus second observation. ये होगा आपका Q1। ठीक है, जिनको याद नहीं आ रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग रेगुलरली रिवाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द Q1। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा। 42 प्लस 0.75 इंटू 48 माइनस 42, 48 minus 42, and this is what? कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपके सहायता की आवश्यकता है। 48 minus 42 into 0.75 into is equal to plus 42। क्या Q1 46.5 आया? Oh yes, thank you so much तौफीक, नेजुको, हर्ष, सोनी, जानवी, बहुत बढ़िया। कितना आया था मैं भूल ही गया, मैं इतने स्वैग में हूं आज के मैं भूल जा रहा हूं। 46.5 is your Q1।
ठीक है ना, 46.5 इज योर Q1। और अब हम लोग चलते हैं Q3 पर। ऑलराइट, तो व्हाट विल बी द रैंक ऑफ Q3? 3 into rank of Q1. 3 into, what is the rank of Q1? The rank of Q1 is 2.75. So 3 into 2.75, and this will give me what? This gives me what? This gives me what? This gives me what? 8.25. All right, 8.25. Okay, so what is Q3? Q3 is 8th observation plus 0.25 into 9th observation minus 8th observation. हमने कहा बहुत बढ़िया. What is the 8th observation anyway? 1 2 3 4 5 6 7 8 65. 65 plus 0.25 into 75 minus 65. 75 minus 65. तो Q3 आपके पास क्या आता है? कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है. Into 0.25 plus 65, this comes to what? This comes to what? 67.5. Yo, 67.5 is it? Yo, 67.5. बस Q3 और Q1 आ गया है. क्वार्टाइल डिविएशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है. क्वार्टाइल डिविएशन Q3 minus Q1 divided by 2. Q3 is 67.5. Q1 is 46.5 divided by 2. कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है. 67.5 minus 46.5 is equal to divided by 2. 10.5 आया है क्वार्टाइल डिविएशन. ठीक, बहुत बढ़िया. अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन भी निकालना है. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन कैसा आएगा? Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100. तो 67.5 minus 46.5 upon 67.5 plus 46.5 into 100 कितना आता है ये? कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपके सहायता की आवश्यकता है. 67.5 plus 46.5 is equal to m plus 67.5. Oh, 67.5 minus 46.5 is equal to divided by MRC is equal to into 100. ये क्या आया? 18.42 आया. क्या मेरा जवाब सही है? ओ यस, मेरा जवाब सही है. आपके हिसाब से 10.5 और 18.42 यही है आंसर जो आया है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ऑलराइट, नाउ वी हैव अ कंटिन्यूअस सीरीज. क्या कंटिन्यूअस सीरीज हमें अब डरा सकती है? नहीं, कंटिन्यूअस सीरीज अब हमें नहीं डरा सकती, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज को हम डरा चुके हैं. ठीक है, फाइंड एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. अब मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनना. इस क्वेश्चन के जरिए मैं आप लोगों को क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं. देखो, चाहे रेंज हो, चाहे मीन डिविएशन हो, चाहे स्टैंडर्ड डिविएशन हो, ठीक, रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर आपको रेंज निकालनी है तो यू नीड टू हैव द एंटायर डेटा. ठीक है, तभी उस पूरे डेटा की लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से आप उस पूरे डेटा की स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर पाओगे. राइट, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट रेंज देन यू नीड टू हैव द एंटायर डेटा. ठीक, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मीन डिविएशन, if you want to calculate the mean deviation then also you need to have the entire data. ठीक है, क्योंकि आपको उस डेटा के हर ऑब्जर्वेशन में से उस डेटा का मीन माइनस करना है, या मीन को हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है, या मीन में से हर ऑब्जर्वेशन को माइनस करना है. ठीक है, मैं एकदम से शक्तिमान की तरह खड़ा हूं. एनीवे, तो आप अगर मीन डिविएशन निकालते हो तो मीन डिविएशन के लिए भी आप लोगों के पास हर ऑब्जर्वेशन का होना जरूरी है. तभी आप उस हर ऑब्जर्वेशन में से कोई एक अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माइनस करोगे और उसके बाद उनका एवरेज लोगे. अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते रहे हो, अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है, तब भी आपके पास सारा का सारा डेटा होना चाहिए.
क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन में भी आप करते क्या हो, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करते हो, इन डिफरेंसेस का स्क्वायर करते हो, इन स्क्वायर्स का एवरेज लेते हो और इन एवरेज का स्क्वायर रूट ले लेते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास सारे ऑब्जर्वेशंस नहीं होंगे तब ना तो आप रेंज निकाल सकते हो, ना तो आप मीन डिविएशन निकाल सकते हो, ना तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो। लेकिन क्वार्टाइल डिविएशन एक ऐसा बंदा है जिसको सारे ऑब्जर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। यस, क्वार्टाइल डिविएशन एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जिसको सारे के सारे ऑब्जर्वेशन से कोई मतलब ही नहीं है। इसको तो सिर्फ थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल से मतलब है ना। ठीक है, और थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल तो वैसे भी आपके निकाले जा सकते हैं ना। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल आपके वैसे भी निकाले जा सकते हैं, राइट। तो कोई भी ओपन एंडेड डेटा अगर होगा, ओपन एंडेड डेटा का क्या मतलब होता है, या ओपन एंडेड सीरीज का क्या मतलब होता है, जैसे आप ये देखो, दिस इज एन ओपन एंडेड सीरीज। यहां पर जो लोअर लिमिट है आपको नहीं दी हुई है। आप समझ सकते हो कि हाँ सर ऑब्वियसली ये 0 to 20 होगी, वो ठीक है, लेकिन ये ओपन एंडेड डेटा है। जब यहां पर लोअर लिमिट के बारे में आपको पता ही नहीं है, इट्स रिटन व्हाट, इट इज रिटन अप टू 20। ठीक है, अरे भाई अगर अप टू 20 लिखना था तो 0 to 20 ही लिख देता ना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड डेटा। और यहां पर क्वेश्चन ने आपसे कहीं पर भी नहीं बोला है कि इसमें आपको क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है। यहां क्वेश्चन ने आपसे बोला है फाइंड द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एंड लेट मी टेल यू गाइस, एक ओपन एंडेड सीरीज के लिए, एक ओपन एंडेड डेटा के लिए क्वार्टाइल डिविएशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। ओपन एंडेड डेटा के लिए क्वार्टाइल डिविएशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब मेरी बात थोड़ी सी और आगे सुनो इसी में। एक ओपन एंडेड डेटा के लिए विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक ओपन एंडेड डेटा के लिए विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने पढ़े हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, मेजरली यही तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड। अब वो अलग बात है कि मीन के अंदर आपने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी घुसा दिया, और मीडियन के साथ साथ आपने क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल घुसा दिया। वो सारी चीजें ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट समझ लो उनको, वो साथ में आ गए बस। हम भी तो वैसे ही हैं, हमको भी ले लो, हम भी तो वैसे ही हैं। ठीक है, वो वैसे वाली फीलिंग आ गई है। लेकिन एक्चुअल में आपके पास सिर्फ तीन ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। मीन विच इज द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, median which is a partition value, and mode which is a data occurring most frequently in the entire data. ठीक है, which mode is the observation occurring most frequently in the entire data. I hope ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस टाइप की एक ओपन एंडेड सीरीज आपको दी हुई है, ठीक है, इस टाइप की ओपन एंडेड सीरीज अगर आपको दी हुई है और आपसे पूछा जाए विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप मीन निकाल सकते हो? द आंसर इज नो, क्योंकि मीन निकालने के लिए यू नीड ऑल दी ऑब्जर्वेशंस ना। जब तक आपके पास सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस नहीं होंगे तब तक आप एक एवरेज कैसे निकाल पाओगे, राइट? क्या आप मोड निकाल सकते हो? द आंसर इज नो। अगर एक सपोज कोई एक ऐसी सीरीज है 2 2 2 2 2 4 9 20 1000, ठीक है, तो यहां पर आपका मोड क्या है? क्लियरली द मोड इज 2। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ये सीरीज ओपन एंडेड होती, यहां पर तो आपको सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने लिख कर दिए हैं, तो आप लोग आराम से पता कर पा रहे हो। मान लो आपकी ओपन एंडेड सीरीज होती, ये बस यहां 2 2 2 2 की जगह इतना लिखा रहता, बिलो 4 और उसके बाद 4 9 20 और ये 1000। ठीक है, तो क्या आप इस डेटा का मोड निकाल सकते थे? नहीं, क्योंकि मोड निकालने के लिए भी आपको सभी ऑब्जर्वेशंस का डेटा चाहिए, आपको सारी ऑब्जर्वेशंस चाहिए, तभी तो आप देखोगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है। ठीक है, लेकिन मीडियन में ऐसा कुछ नहीं है। मीडियन में आप लोअर एंड मत दो, आप अपर एंड मत दो, मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप डेटा जब दे रहे हो तो आप लोअर एंड मत दो, ठीक है, मत बताओ कि यहां पर छोटी वाली टेल कहां जा रही है इसकी, मत बताओ ऊंची वाली टेल कहां जा रही है। मीडियन है क्या? सीरीज के बीच में जो वैल्यू है वही तो मीडियन है। सीरीज के बीच में जो वैल्यू है वही तो मीडियन है। तो एग्जाम में कई बार ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और दोनों के हिसाब से आते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल।
ठीक है, क्योंकि मेनी टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पूछते हैं मीन, मीडियन, मोड, नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या होगा? मीडियन, बिकॉज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एन ओपन एंडेड डेटा, हाँ ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एन ओपन एंडेड डेटा, ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, तो आपका आंसर वहां पर होगा मीडियन। उसका लॉजिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट मीन ऑफ एन ओपन एंडेड डेटा, you also cannot calculate mode of an open-ended data, you can only calculate the median of an open-ended data, right? Okay, अगर आपसे पूछा जाए which of the following is the most appropriate measure of dispersion for an open-ended data या for an unclassified data या for a हाँ open-ended data basically, तो आपका आंसर होगा क्वार्टाइल डिविएशन। तो आपका आंसर क्या होगा? क्वार्टाइल डिविएशन। वो आंसर देंगे आपको, रेंज, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड आपका आंसर होना चाहिए क्वार्टाइल डिविएशन। तो मैं एक बार जल्दी से बता रहा हूं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, यहां पर आप लोग कर रहे हो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी ये क्वेश्चंस है और एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, मॉक टेस्ट पेपर में भी कई बार ये वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं कि which of the following is the most appropriate measure of central tendency, the answer will be median. Which of the for an open ended data, of course for an open ended data, यहां पर मैं open ended data के बारे में बात कर रहा हूं आपका, ठीक है। तो I've already told you what an open ended data is, ठीक है, जिसमें या तो आपको लोअर एंड ना पता हो, या तो अपर एंड ना पता हो, या तो दोनों ही ना पता हो, बेसिकली आपको एंड्स नहीं पता उनके, ठीक है। आपको बीच का सब कुछ पता है, आपको उसके एंड्स नहीं पता, राइट। तो which of the following is the most appropriate measure of central tendency for an open-ended data? Median. Which of the following is the most appropriate measure of dispersion for an open-ended data? Quartile deviation. Right? अब आ जाते हैं वापस इस वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन ने हमसे appropriate measure of dispersion निकालने के लिए कहा है और ये open-ended सीरीज है, तो quartile deviation ही इसका most appropriate measure of dispersion होगा। तो सबसे पहले आ जाओ, हम निकालते हैं रैंक ऑफ Q1, ठीक है। रैंक ऑफ Q1 कैसे आएगी? n/4 करके आएगी। एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज? 5, 11, 14, 7, 3। 5, 11, 14, 7, 3। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 40, 10, ठीक है। रैंक ऑफ Q1 आ गई आपकी 10। तो जाहिर सी बात है 20 to 40 is the first quartile क्लास इंटरवल, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 5, यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 11 + 5 यानी 16, और 16 के अंदर ही आपका पहला वाला 10 आएगा, राइट। I think you guys are understanding 20 to 40 will be the most 20 to 40 will be the first will be the quartile class interval for first quartile, yes, 20 to 40 will be the quartile class interval for the first quartile। और अब आपको क्वार्टाइल 1 निकालना है, तो आप क्या करोगे? L plus rank minus C upon F into I। What is the rank? 20, sorry, lower limit is 20। What is the rank? Rank is 10 minus cumulative frequency of the preceding class interval which is 5 divided by frequency of the quartile class interval which is 11 into class length, तो 40 minus 20 which is 10, ठीक है। जिनको भी ये सब नहीं याद आ रहा, टू बैड, आप लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यू नीड टू रिवाइज यार, प्लीज रिवाइज करो, तभी हो पाएगा, नहीं तो हम लोग तो ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। 10 minus 5 divided by 11 into 10 प्लस लोअर लिमिट इज व्हाट? 20। तो क्या आप लोगों का Q1 24.55 आया है? गर्वित का आया है, सिद्धार्थ का कुछ और आया है, आंचल का भी 24 आया है। 29.9 क्या आ रहा है वर्षा? इशिका 29.09। व्हाट इज दिस 29.09? Q1 इज 29.09। I 20 होगा, 40 minus 20, हाँ सही बात है, I will be 20। तो देख लेते हैं 10 minus 5 divided by 11 into 20 plus 20। Oh yes, you guys are absolutely right, 29.09। ये जितने भी लोगों ने 29.09 बोला, hats off to all of you, क्योंकि आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और बाकी जितनों ने भी 24.54 बोला, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो? मेरी फिगर्स को देख के बस कैलकुलेशन कर रहे हो। आई डोंट वांट यू टू कैलकुलेट, आई वांट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन साथ साथ, ठीक है। तो जितनों ने भी 29.09 बोला, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड, आप लोग अपने आप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ओके, रैंक ऑफ Q4 देखें, सॉरी रैंक ऑफ Q3। रैंक ऑफ Q3 विल बी सिंपली 3 into रैंक ऑफ Q1, ठीक है।
तो 3 इंटू 10 यानी 30, 3 इंटू 10 30। अब देखो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, 16 प्लस 14, यहां पर ये जो भी आएगा ये आपका दिस विल बी 30, राइट? 16 प्लस 14 इज 30, यस 16 प्लस 14 इज 30। तो 30 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो 40 टू 60 वाली क्लास इंटरवल है, दिस इज द क्वार्टाइल क्लास इंटरवल ऑफ द थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है? दिस इज द क्वार्टाइल क्लास इंटरवल ऑफ द थर्ड क्वार्टाइल। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। 30 यहां पर आ गया, राइट? ये वाला जो रैंक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस रैंक को अपने अंदर समेट सकती है। तो यही वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही वाला क्लास इंटरवल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वार्टाइल क्लास इंटरवल फॉर Q3, राइट? तो अब Q3 कैसे आएगा, L प्लस रैंक माइनस C अपॉन F इंटू I, ठीक है? L, what will be L? 40 will be L प्लस रैंक क्या है 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल तो 16 अपॉन व्हाट इज F? व्हाट इज F? F क्या हो जाएगा आपका 14 इंटू 60 माइनस 40 20। ये देखते हैं 30 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 20 प्लस 40 कितना आया, 60 आया, 60 आया ना, 60 आया, Q3 आया 60, ठीक है? Q3 आ गया आपका 60। बस अब आपको क्या करना है, क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, Q3 विल बी व्हाट 60 माइनस 29.09 divided by 2, $15.455। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया। बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठिष्टेन, निष्ठे निष्ठे निष्ठिष्टेन, निष्ठे निष्ठे निष्ठिष्टेन, बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठिष्टेन। ओके, नाउ कंफ्यूजन। एक छोटा सा डाउट जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 आएगी और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37 आएगी, ठीक है? तो हमें क्वार्टाइल क्लास इंटरवल ये वाला लेना होगा या ये वाला लेना होगा? सर आपको ये वाला लेना होगा, ठीक है? आपको ये वाला लेना होगा, राइट? जब भी रैंक से कोइंसाइड कर जाए, क्योंकि रैंक भी हमारी 30 है, राइट? और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी एग्जैक्टली 30 है, तो आपको यही वाली लेनी होगी। बेसिकली आप करते क्या हो कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने अंदर इसको ले आएगी, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके अंदर अपने आप को ये समा सकती है, अपने अंदर इसको समा सकती है रैंक को, ठीक है? तो 30 है, तो 30 बराबर हो गए, तो आपको ये वाली क्लास इंटरवल लेनी होगी एज क्वार्टाइल क्लास इंटरवल। आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ रही है। वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, द वैल्यू ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस, ठीक है? द वैल्यू ऑफ अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस, वेजेस आपके ये हो गए, तो ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज हो गई। ओहो, इंक्लूसिव सीरीज हो गई, तो ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0 to 29। एनीवे, जाने दो, हम लोग देखते हैं अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालना है। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल डिविएशन। तो सबसे पहले हमें क्वार्टाइल डिविएशन के लिए रैंक निकालनी होगी, और रैंक निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल चाहिए होगा, ठीक है? 5 + 7 + 18 + 32 + 28, ठीक है? 100 आ गया। ऑलराइट, रैंक ऑफ Q1 आई गेस यही है, 100/4 is 25, राइट? या तो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा? ये तो 5 हो गई इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये 12 + 18 विल बी व्हाट 30। 12 + 18 is 30, 30 + 32 is 62, ठीक है? 62 + 28, 8, 9, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 90, और ये आपका, ठीक है? ऑलराइट, तो 25 किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। क्या ये एक्सक्लूसिव है? नहीं, ये इंक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। एक्सक्लूसिव में कैसे हो जाएगा ये? 39.5 से लेकर 49.5 तक, ठीक है?
तो दिस इज माई क्वार्टाइल क्लास इंटरवल. तो Q1 कैसे आएगा मेरा? लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास इंटरवल यानी 39.5 प्लस व्हाट इज द रैंक 25 minus cumulative frequency of the preceding class interval which is 12 divided by frequency of the class interval which is 18 into I the class length 49.5 minus 39.5 which is 10. और अब देखो Q1 आपका क्या निकल के आता है? 25 minus 12 divided by 18 is equal to into 10 is equal to plus 39.5. 46.72 आ रहा है. वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन. 46.72 इसका आंसर आ रहा है. अब आगे देखो, आगे देखो जी, आगे देखो. रैंक ऑफ Q3 is what? 3 into रैंक ऑफ Q1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 into what is the rank of Q1? Rank of Q1 is 25. तो 3 into 25 यानी 75 is the rank of Q3. ठीक है, तो अभी आपका जो क्वार्टाइल क्लास इंटरवल होगा 75 किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा. सो दिस विल बी द क्वार्टाइल क्लास इंटरवल. ठीक है, इसको एक्सक्लूसिव में करेंगे तो क्या आएगा? 59.5 से लेकर 79.5. ठीक, ओके. तो Q3 will be lower limit of the quartile class interval which is 59.5 plus what is the rank? Rank is 75 minus cumulative frequency of the preceding class interval which is 62 upon frequency of the current class interval which is 28 into class length 79.5 minus 59.5 69 79 तो 20. What is the Q3? 75 minus 62 divided by 28 into 20 is equal to plus 59.5. ये आ गया आपका 68.79. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? 64.14 आ रहा है. तो मुझसे क्या गलती हो गई महाराज? मुझसे क्या गलती हुई मिलॉर्ड? $59.5 plus 75. रैंक है 75. 3 into 25 75 आएगा. 75 minus 62 cumulative frequency of the preceding class interval divided by 28 ये वाला into class length 20. सही तो किया है मैंने. I10 होगा. I10 तो नहीं होना चाहिए. 79.5 minus 59.5. I should not be 10 यार. 79.5 minus 59.5. I is 20. ठीक है, चलो देखते हैं एक बार फिर से. 75 minus 62 divided by 28 into 20 plus 59.5. 68.78 क्यों आ रहा है मेरा? मेरा सही है ना? 68.78 68.79. ठीक है, तो अभी क्वार्टाइल डिविएशन देखते हैं. Q3 minus Q1 divided by 2 68.79 minus 46.72 upon 2. Let's see. 68.79 minus 46.72 divided by 2. 11.03. आप लोगों ने, कई लोगों ने जिन्होंने भी यहां पर 10 लिया था, आप लोगों का गलत था. ठीक है, मेरा करेक्ट था. मेरे को कंफ्यूज कर देते हो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा. निष्ठेन भैया को कंफ्यूज कर दे रहे हो यार तुम लोग, गलत बात है. 11.03 इज द आंसर. कैसी बात कर रहे हो यार? दिस इज नॉट डन ना यार. ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यार, तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना. तो ऐसे मत करो प्लीज. डोंट कंफ्यूज मी. ठीक, एनीवे. Now, property of quartile deviation, ये रही आपके सामने. Quartile deviation remains unaffected due to a change in origin, but affected in the same ratio due to a change in scale. If there are two variables x and y related to each other as y is equal to a plus bx and quartile deviation of x is known, then quartile deviation of y is given by modulus of b into quartile deviation of x. कोई बड़ी बात, कोई नई बात नहीं है. If the quartile deviation of x is 6 and 3x plus 6y is equal to 20, what is the quartile deviation of y? So 3x plus 6y is equal to 20. तो 6y is equal to 20 minus 3x. तो y is equal to 20 upon 6 minus 3 by 6x.
तो क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y विल बी मॉड्यूलस ऑफ b इनटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x -3/6 -3/6 का मॉड्यूलस इनटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x 6 3/6 इंटू 6 6 कट गया, बचा 3 इज योर आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया। बोलो निष्ठे 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 बोलो निष्ठे 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 निष्ठे। Next, if x and y are related as 3x plus 4y is equal to 20 and the quartile deviation of x is 12, then the quartile deviation of y is मैं बोल ही नहीं रहा था कुछ, मैं ऐसे ही मुंह चला रहा था। निष्ठे 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 निष्ठे। मैंने, तुम लोग मेरे को कंफ्यूज कर रहे थे यार, मैंने तुम्हारे थोड़े से मजे ले लिए बस, और क्या। यू कंफ्यूज मी इन द प्रीवियस क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन यू कंफ्यूज मी, ठीक है। मैंने सोचा मैं भी कंफ्यूज करूंगा, तो मैं जानबूझकर ऐसे ही कर रहा था। बस हो गया, मैंने कर दिया कंफ्यूज, मैंने ले लिया मजे, मैं खुश हो गया, बस मजा आ गया मुझे, ठीक है। बढ़िया, वाह मौज करा दी ना, वॉइस आ गई। ऑलराइट, अब आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है सर, इसको देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। एम्बिग्यूअस क्वेश्चन क्यों है ये? दिस इज एन एम्बिग्यूअस क्वेश्चन क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया हुआ है 5, लेकिन एक्चुअल इसका आंसर है 11, ठीक है। अब एक्चुअल इसका आंसर 11 कैसे आ रहा है वो मैं फटाफट से आपको करके बता देता हूं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ए, बी एंड 2 आर 3 and 2/3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ए, बी एंड 2 आर 3 and 2/√3 रिस्पेक्टिवली। तो मीन क्या हो जाएगा, ये तीन ऑब्जर्वेशन है आपके पास, ए, बी और 2, ठीक है। मीन आपको दिया हुआ है 3, तो a प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, द मीन 3, ठीक है। देखो ये तीन ऑब्जर्वेशन है आपके पास, a, b और 2, इनका मीन है 3 और इनका स्टैंडर्ड डिविएशन है 2/√3, ठीक है। और आपसे a, b की वैल्यू पूछी है, तो ठीक है, इसको करने से ये क्या हो जा रहा है आपके पास, a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 माइनस 2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ये बन गई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है आपका, 2/√3 है, 2/√3 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम टोटल, ठीक है। तो आपके पास तीन ऑब्जर्वेशन हैं, ए, बी और 2, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 4 डिवाइडेड बाई 3 ऑब्जर्वेशन हैं आपके पास, माइनस व्हाट इज द मीन, द मीन इज 3, तो 3 स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। आई होप ये वाला स्टेप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लिखा, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 2/√3 यहां पर लिख दी, और राइट साइड में समेशन एक्स स्क्वायर था। समेशन एक्स स्क्वायर मतलब हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करो, उनका टोटल कर दो, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की जगह मैंने यहां पर 4 लिख दिया। एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मैं यहां पर भी 3 स्क्वायर की जगह 9 लिख देता हूं।
मैं यहां पर भी 3 स्क्वायर की जगह 9 लिख देता हूं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ आई विल स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 9, इस पूरे का स्क्वायर रूट और इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4/3 एंड दिस विल बी व्हाट, ये तो स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा सिंपली, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 9, राइट। अब क्या होगा, 4/3 प्लस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3, ये -9 को मैं इधर ले आया, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 9, 4/3 प्लस 9, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4/3 प्लस 9, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो अभी ये क्या हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4/3 प्लस 3 इंटू 9, ठीक है। ये गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 9 27, ये हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 27, अच्छा ये +4 कट गया, ठीक है, ये +4 कट गया, तो आपका बचा क्या, a प्लस बी आपका बचता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 27, ठीक है। a प्लस बी आपका बच जाता है 27, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब यहां पर क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड में 2ab को प्लस और माइनस दोनों कर सकता हूं, I can say here a square plus b square plus 2ab minus 2ab is equal to 27, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि ये +2ab ये -2ab कट जाएंगे और बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, जो कि यहां पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो एडिंग 2ab एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab फ्रॉम द LHS विल मेक नो डिफरेंस व्हाटसोएवर, ठीक है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab, एडिंग 2ab एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab फ्रॉम द LHS विल मेक नो डिफरेंस व्हाटसोएवर, राइट। अभी यहां पर कई सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इफ इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, इफ इट्स नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस व्हाई आर वी डूइंग दिस, ठीक है। एंड मैं उसका बताऊंगा कि अभी थोड़ी देर में बताता हूं, और आपके दिमाग में फिर एक और सवाल आएगा, तो अभी आप पहले देख लो कि इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं मैं, फिर उसके पीछे के ना सारे क्या मैंने सोचा, क्यों सोच के मैंने किया, आपको कैसे पता चलेगा कि कब क्या करना है कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट लुक एट द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन चल रहा है पहले उसमें देख लो, ठीक है। ऑलराइट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab इज इक्वल टू 27, क्या मैं इसको एक साथ करके ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab एज इट इज, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 27, क्योंकि हम सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 27, और अगर आप लोगों को याद हो तो आपने a प्लस बी की वैल्यू यहां पर 7 निकाली थी, याद आ रहा है, a प्लस बी की वैल्यू आपने 7 निकाली थी, तो यहां पर मैं a प्लस बी की वैल्यू 7 पुट कर दूंगा, 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो 49 माइनस 2ab इज इक्वल टू 27, तो 2ab इज इक्वल टू 49 माइनस 27, तो 2ab इज इक्वल टू 49 माइनस 27 क्या होता है, 49 माइनस 27 ये होता है 22, तो 2ab इज इक्वल टू 22, तो ab क्या होगा, AB will be equal to 22/2 और AB की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। AB की वैल्यू आ गई 11। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इतना सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए,
ठीक है, अब समझो कि मैंने ऐसा क्यों किया, कब किया, क्या सोच के किया। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई आई डिड व्हाट आई डिड, हाउ आई डिड। ठीक, हमें 3 टर्म्स दिए हुए थे, ए बी और 2, इनका हमें मीन दिया हुआ था 3। मैंने कहा ठीक है, मीन का फॉर्मूला लगाओ। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो a प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 आ गया मेरे पास। ठीक, इससे मैंने a प्लस बी की वैल्यू निकाली 7। अब इसको मैं आगे यूज करूंगा, राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब आप लोगों के दिमाग में हो सकता है यहां पर ये आए कि सर स्टैंडर्ड डिविएशन का समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर रूट भी तो एक फॉर्मूला होता है, तो यहां पर हमें कैसे पता चला कि आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, राइट। दो तरीके हैं, या तो आप पहले वो वाला तरीका लगाकर देख लो, उससे आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, या आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लो। ठीक है, मैं बिल्कुल भी मैं ताना मारने के सेंस में या कॉन्डिसेंडिंग टोन में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाह रहा हूं। जो भी मैं बोल रहा हूं ये कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जब सबसे पहली बार मैंने इसको सॉल्व किया था तो मैंने भी यहां पर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व किया था, लेकिन दैट गॉट सो कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट गॉट सो कंफ्यूजिंग दैट आई हैड टू अल्टीमेटली अबैंडन दैट। ठीक है, और फिर जब मैंने इस वाले फॉर्मूले से ट्राई किया तो बहुत आराम से हो गया, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल एंड एरर है, और ट्रायल एंड एरर भी क्या, अगर ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपके दिमाग में अपने आप चीजें आ जाएंगी, राइट। कि आपके पास 3 ऑब्जर्वेशंस है। नाउ अननेसेसरी व्हाट यू वुड हैव टू डू वाज a माइनस 3 होल स्क्वायर, b माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, उस पूरे का स्क्वायर रूट। तो अननेसेसरी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता, आता आंसर वही। ठीक है, आंसर आपका तब भी यही आएगा जो यहां पर अभी आया है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले को करने से थोड़ा सा आसान हो गया है, राइट। ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह मैंने रखा 2/√3, और ये मैंने एज इट इज रख दिया समेशन एक्स स्क्वायर की जगह मैंने तीनों ऑब्जर्वेशंस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस n कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। अब मैंने इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया। अब मैंने जब इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो LHS का स्क्वायर हो गया, RHS का स्क्वायर हो गया। RHS का स्क्वायर होने से ये स्क्वायर रूट साइन, गंदा गंदा स्क्वायर रूट साइन हट गया, और LHS में भी ये गंदा गंदा स्क्वायर रूट साइन हट गया। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, और अब आपके पास ये चीज आ गई है। ठीक, अब आपने किसी तरह से इसको सॉल्व करते 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 आप यहां तक आ गए। इस वाले स्टेप से लेकर इस वाले स्टेप तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक मैंने सिर्फ और सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। ठीक है, यहां तक अगर किसी को भी दिक्कत है, मतलब अब आपको खुद से सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि यहां तक कोई भी ऐसी नई चीज नहीं बताई है जो आप लोग बचपन से नहीं पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अब आगे देखो। वैसे तो ये वाली चीज जो मैंने यहां पर की ये भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अभी मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं क्यों किया मैंने ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है, ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो? अगर ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको यहां पर किसी ना किसी तरह से ए बी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब दिमाग में सवाल आएगा, तो सर हम लोग प्लस ए बी माइनस ए बी भी तो कर सकते थे। कर सकते थे, आप चाहो तो प्लस ए बी माइनस ए बी कर सकते थे, लेकिन आपके पास फिर क्या हो जाता, आपके पास हो जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 27। मुझे बताओ अब इसके आगे आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन था? आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो है नहीं, राइट। मैंने यहां पर प्लस 2ab माइनस 2ab इसलिए किया जिससे इनको कंबाइन करके मैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आऊं। ठीक है, इनको कंबाइन करके जैसे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाया, बस मेरे पास इधर यही बचा 2ab। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स, क्योंकि a प्लस बी की जगह मैंने 7 डाल दिया तो ये 7 स्क्वायर हो गया। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। यहां पर ए बी के टर्म्स में आ गया, बस इसको अरेंज करो, रीअरेंज करो, रीअरेंज करो, आंसर आ गया आपका 11। ठीक है, अब एक और सवाल आता है, अब मतलब क्यों किया ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कब ये वाला तरीका यूज करना है? ठीक है, तो इसका एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। इसका एक ही जवाब है, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें ये आपके दिमाग में अपने आप आती रहेंगी। ठीक है, और आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। We have successfully completed measures of central tendency and dispersion. सेट ए के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैंने आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में भी बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों के स्टडी मटेरियल में सेट ए, बी और सी 3 सेट्स के क्वेश्चंस हैं। हम लोग इस चैप्टर के सेट ए के सारे क्वेश्चन, सेट बी के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, सेट सी के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक आध जो क्वेश्चन बचा होगा उसको आप लोग छोड़ सकते हो।
ठीक है, जो एक आध क्वेश्चन मैंने नहीं कराया होगा या जो एक आध एग्जाम्पल मैंने नहीं कराया होगा उसको आप लोग छोड़ सकते हो, उसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेट ए के सभी क्वेश्चंस आपको जरूर 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 करने हैं, ठीक है, क्योंकि सेट ए के कई सारे क्वेश्चंस में आपकी इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट होगी ना, आप लोग कभी सोच नहीं सकते हो। जो सेट ए के थियोरेटिकल क्वेश्चंस है वहीं पर आकर आपकी एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट होगी, ठीक है, कि आपको चैप्टर कॉन्सेप्चुअली कितने अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह आप लोग याद कर लोगे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, और आते हैं बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और वो सारे के सारे सेट ए से आते हैं, मोस्टली वो सेट ए से होते हैं, बट यूल गेट एन आइडिया कि सेट ए में क्या चीजें हैं, और तब आप इस चैप्टर को और गहराई से समझ पाओगे, ठीक है। सेट ए में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मैं मान के चल रहा हूं 97% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोग देखते ही उनका सॉल्यूशन कर पाओगे, मतलब दोज विल सीम वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व, और उनके सॉल्यूशंस आप बहुत आराम से कर पाओगे। 97% क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ठीक। 2% क्वेश्चन सेट के ऐसे होंगे जिनका आंसर आपके दिमाग में अपने आप नहीं आएगा, फिर आप उनका आंसर बुक से चेक करोगे, और बुक से चेक करने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए। लेकिन 1% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ना तो आपके दिमाग में उनका आंसर खुद से आएगा, और ना ही बुक से आंसर देखने के बाद आप उस चीज को अपने मन में डाइजेस्ट कर पाओगे कि हाँ हाँ यही होना चाहिए। आपको लगेगा नहीं ये क्यों होना चाहिए, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उन 1% क्वेश्चंस को आपको याद करना है, ठीक है। मैं शुरुआत में भी बता रहा था और स्टैट्स में मैं बताता रहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बाद तक बहुत परेशान होते हैं, सर स्टैट्स की थ्योरी करा दो, थ्योरी 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 थ्योरी। थ्योरी में कुछ नहीं करना होता है, थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ सेट ए के क्वेश्चंस को करना होता है, दैट्स इट। जो समझ में आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन समझ में आएंगे, वेरी गुड। जो नहीं समझ में आ रहे हैं उनको याद करो, आगे बढ़ो, इवेंचुअली या तो समझ में आएंगे या तो समझ में नहीं आएंगे। एटलीस्ट जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तब आप उसका सही आंसर मार्क कर पाओगे ICAI के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए सर, नए साल का पहला रिवीजन शेड्यूल, नए साल के पहले लेक्चर का पहला रिवीजन शेड्यूल, आओ जी हम लोग बनाते हैं। वैसे क्या नया साल क्या पुराना साल, हमें पुराना वाले को भी तो कंटिन्यू करना ही होगा। देख रहे हो आप लोग, ये 9 नवंबर से जो हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हुई है, 8 नवंबर से तो वो स्टार्ट हुआ था। एनीवे, सो लेट्स मेक चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 15 का आज हम लोगों को बनाना है। I'll simply copy this, copy this, copy this. I'll simply copy this. I'll paste it over here. इसको कॉपी करूंगा, यहां पर पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद यहां पर राइट साइड में जाकर मैं इसको कर दूंगा delete. तो टुडे इज 1 जनवरी 2022 है। तू हटना यहां से, प्लस का साइन क्या एम्बुलेंस है क्या है, हाँ इसको मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है। और आप लोग देखो अभी 1 जनवरी ये रहा आपके सामने, और आज से हम लोगों को ये वाला लेक्चर रिवाइज करना है। लेट मी क्विकली टेल यू कि आज आप लोगों को और क्या क्या रिवाइज करना है, ठीक है। सो यू हैव चैप्टर नंबर 4 लेक्चर 6 दैट यू हैव टू रिवाइज टुडे, चैप्टर 4 लेक्चर 11, चैप्टर 4 लेक्चर 16, चैप्टर 11 लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद चैप्टर 14 का लेक्चर 5, फिर आपको करना है चैप्टर 14 का लेक्चर 10, चैप्टर 14 लेक्चर 14 और चैप्टर 14 लेक्चर 15। आज वाला सेशन आपको रिवाइज करना ही करना है। आई होप आप लोग इसको कायदे से फॉलो कर रहे होंगे, एंड न्यू ईयर की पार्टी तो आप लोगों ने कल बहुत अच्छे से की ही होगी, और अब यहां पर आज से आप लोगों को और सीरियसली पढ़ना होगा, बिकॉज 9 नवंबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब 8 नवंबर से स्टार्ट किया, बट 8 नवंबर वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द पेपर। 9 नवंबर से वी एक्चुअली स्टार्टेड स्टडीइंग। ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, पूरा नवंबर पूरा दिसंबर हम लोगों को हो चुका है, एंड आप लोगों के एग्जाम्स जहां तक अभी है तो आने ही वाले हैं, मई में होने चाहिए। बाकी जब इंस्टीट्यूट अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकालेगा तभी पता चलेगा कि मई में होंगे या जून में होंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब आपके पास बचते हैं सिर्फ 4 महीने, ठीक है। एंड 4 महीने का मतलब होता है 24 हफ्ते, 4 4 16 होता है। कहां से 24 हफ्ते, 24 हफ्ते में मैंने 4 6 बता दिया आपको, नहीं 4 4 16, राइट। तो 16 हफ्ते आपके पास बचते हैं, एंड इट्स अ वेरी सीरियस एग्जाम। मतलब आप लोग भी सोचोगे क्या सर नए साल के दिन आज कैसी बातें कर रहे हो, बट इट्स इंपॉर्टेंट as long as you're having fun, as much as fun is important, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो प्लीज इसको डिलीजेंटली फॉलो करो। जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं बनाए हैं या अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लीज अब से फॉलो करना शुरू कर दो। इट्स वेरी सिंपल, आज आपने जो भी पढ़ा उसके हिसाब से आगे का शेड्यूल आपको बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मैं आप लोगों से मिलूंगा बहुत जल्द, बाय बाय।